नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही सपने YouTube चैनल में विच इज जीएस एंड मैथ्स और एनसीईआरटी ज्ञान धारा की सीरीज जो हम लोग लेकर के आपके लिए आते हैं, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पता ही है कि एग्जाम्स में आज के समय में लगभग 50-60% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और बचे हुए अनदर 15-20% क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो एक तरीके से एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई हैं उन्हीं का संश्लेषित वर्जन होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज हम लोग 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की नई वाली उसका हम लोग देख रहे होंगे। आपको कौन सा वाला चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 8। और इस 8 नंबर चैप्टर में बेसिकली बात की गई है मौर्यन साम्राज्य की। और हम लोगों को पता ही है कि मौर्यन साम्राज्य के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर रहे हुए हैं, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो सबसे बड़े राजा रहे हुए हैं सम्राट अशोक, उनकी। आइए देखते हैं क्या चीजें यहां पर दी गई हैं। पहला चीज देखिए क्या लिख रखा है कि मौर्यन साम्राज्य को किसने स्टैब्लिश किया हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ है और लगभग 2300 साल पहले किया हुआ है। पता होना चाहिए आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन करते थे? तो लगभग 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की दो वाइफ्स थी। एक वाइफ थी जिनका नाम था हेलिना और दूसरी इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था दुर्धरा। और इन्हीं दुर्धरा के गर्भ से इनके पुत्र का जन्म होता है जिनको हम लोग जानते हैं बिंदुसार के तौर पर। ठीक है, क्लास रेगुलर वाली अटेंड करेंगे तो उसमें हम बता रखे हैं कि आखिर ये बिंदुसार नाम कैसे आया हुआ है। तो मोटे तौर पर जो बिंदुसार हैं वो 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक शासन करते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करेंगे। 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक शासन करने वाले व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद शासन संभालते हैं आपको कौन से व्यक्ति? तो बिंदुसार, जो 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक रूल करते हैं। इसके बाद अगले राजा बनते हैं कौन? अगले राजा बनते हैं सम्राट अशोक, जो 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक शासन करते हैं। पहला फैक्ट जानेंगे और इसी में एक और फैक्ट छुपा हुआ है कि भाई इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो इनका राज्याभिषेक तुरंत राजा बनने के बाद नहीं हुआ है बल्कि उसके 4 साल बाद हुआ है, विच इज 269 बीसी। और इसी राज्याभिषेक के 8 सालों के बाद, दैट मींस कि 261 बीसी में ये क्या करते हैं? कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। और कलिंग के युद्ध के बाद इनको हिंसा से इतनी ज्यादा घृणा हो जाती है कि ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद ये क्या करते हैं कि भाई अपना जो इनका धम्म नीति है उसका प्रचार प्रसार न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में करते हैं बल्कि विभिन्न जगहों पर अपने दूत भेजते हैं। और विभिन्न जगहों में आज के समय में अगर हम बुद्धिज्म को देखते हैं, बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही महान सम्राट अशोक है। तो यहां फिलहाल जानेंगे कि 2300 साल पहले, वही अगर आप 322 बीसी को कंसीडर करेंगे ना तो 2000 साल इधर का और 300 साल उधर का। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये 2300 साल पहले की कहानी। अगला कि चंद्रगुप्त की सहायता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, कौन सा व्यक्ति उस समय पाटलिपुत्रा को रूल कर रहे थे? तो उनका नाम था धनानंद। ठीक है, और धनानंद कोई योग्य शासक नहीं था, वो व्यभिचारी था, दिन भर मांस मदिरा में संलिप्त रहने वाला शासक था। एक बार उसने चाणक्य तक का अपमान किया हुआ था एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि माना जाता है कि चाणक्य ने कहा कि अनलेस अनटिल तुम्हारे साम्राज्य को हम नहीं नष्ट कर देंगे, अब मेरी जो चोटी है उसमें हम गांठ नहीं बांधेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि लिखा हुआ है कि किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया? तो चाणक्य, या चाणक्य का ही एक और नाम कौटिल्य है, या इन्हीं को एक और नाम से हम लोग जानते हैं विच इज विष्णु गुप्त। ठीक है, एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं कि ये जो विष्णु गुप्त है ना, इन्हीं के पौत्र का नाम था राधा गुप्त।
और जिस तरीके से दादाजी कहने का मतलब कि जिस तरीके से कौटिल्य ने मदद की है चंद्रगुप्त की, ठीक वैसे ही जो चाणक्य थे उनके पोते राधागुप्त, और राधागुप्त ने किनकी सहायता की हुई है, तो सम्राट अशोक की सहायता की हुई है, उनके वो एक योग्य मंत्री थे। अगला चीज की चाणक्य ने लिखा क्या है, तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब पैसा रुपया होता है। हाउएवर एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि अर्थशास्त्र जो किताब है ना, उसका सेंट्रल थीम क्या है, उसमें मुख्यतया किस चीज की चर्चा की गई है, तो उसमें मुख्यतया चर्चा की गई है राजनीति विज्ञान की। वास्तव में जब धनानंद को हरा दिया जाता है तो चाणक्य बोलते हैं कि भाई हम तो शिक्षक आदमी है ना, तो शिक्षक का काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, हम जा रहे हैं वापस तक्षशिला। तक्षशिला मतलब भारत का जो आपको सबसे उत्तरी इलाका हुआ, वहां पर हम जाएंगे। पाटलिपुत्रा से 2000 किलोमीटर की दूरी पर हम पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि अगर आप चले गए तो हम अच्छा शासन नहीं कर पाएंगे, और तब चाणक्य बोलते हैं कि ठीक है, किताब हम लिख देंगे अर्थशास्त्र, टाइमली तुम तक भिजवाते रहेंगे, उसी के आधार पर तुम शासन करना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि अर्थ मतलब तो पैसा होता है। बेसिकली देखिए तो इसमें इकोनॉमी की भी चर्चा की गई है, लेकिन जो सेंट्रल थीम है, जो मुख्य विषय है, वो अपने राजा को योग्य बनाना है। और अगर आप राजा को योग्य बनाने की बात करेंगे तो दैट मीन्स फिर आप बात कर रहे होंगे किस चीज की, आप बात कर रहे होंगे राजनीति विज्ञान की। 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, हम लोगों ने देखा है कि चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, और सबसे योग्य बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक। अब देखिए आज के समय में नए नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, तो इतना हम कैलकुलेट करके नहीं बता देंगे भाई। अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये बीच का अंतर 41 साल आ रहा है, ये देखिए तो 25 साल आ रहा है। और अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करिए तो 22 साल उधर और 2 साल इधर, 24 साल आ रहा है। तो इन तीनों में भी सबसे अधिक समय तक योग्य शासन करने वाला शासक कौन है, अशोक है। जो आपको दादाजी थे, दादाजी कहने का मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, तो वो जैन को फॉलो करते थे, वो जैनी थे। जो बिंदुसार था वो आजीवक, आजीवक एक ऐसा संप्रदाय जिसकी स्थापना मखली गोसाल के द्वारा की गई थी, मखली गोसाल के द्वारा स्थापित, ये आपको आजीवक सेक्ट को फॉलो करता था। और वहीं जो सम्राट अशोक थे वो बाद में जाकर के बौद्ध बन गए। इन राजाओं का नाम इसलिए इतनी प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है कि इनमें से हर कोई एक अलग धर्म को मानने वाला था, लेकिन बाकी धर्म वालों को भी इन लोगों ने कभी भी परेशान नहीं किया। अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। मौर्यन साम्राज्य बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा होने के कारण बहुत से इसमें प्रतिष्ठित नगर थे। साम्राज्य में बहुत सारे आपको प्रमुख नगर थे, जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, उज्जैन हो गया, और तक्षशिला हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो इनका साम्राज्य था ना, वो साम्राज्य में 5 प्रांत थे। ठीक है, टोटल तरीके से देखिए, ओवरऑल तरीके से देखिए तो 5 प्रांत थे। 5 प्रांतों में से ऊपर वाले इलाके को कहा जाता था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। एग्जाम में पूछेंगे कि अशोक के समय में इनका जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में डिवाइडेड था, तो 5 प्रांतों में डिवाइडेड था। जो सबसे ऊपर वाला प्रांत था, जो सबसे उत्तरी प्रांत था, उसका नाम था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। जो सबसे दक्षिण वाला था उसका नाम था दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अवंती था, और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी।
इसके अतिरिक्त इनका जो सबसे सेंट्रल प्रांत था वो खुद आपको क्या था, पाटलिपुत्रा के इर्द गिर्द था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। और पांचवा और लास्ट इनका जो प्रांत था वो कलिंग वाला था। कलिंग आज के समय का उड़ीसा हो गया। और फिर इन लोगों की जो राजधानी थी कलिंग की, वो थी तोसली। ठीक है, तो ये चीजें, इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पता भी होंगी। अगर नहीं पता होंगी तो तुरंत इस चीज को नोट डाउन करेंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, दैट वुड ऑल्सो डू मिरेकल। ठीक है, तो वही बात कर रखा है कि इंपॉर्टेंट शहर जैसे पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रशासनिक राजधानियां हैं, प्रांतों की राजधानियां हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। सबसे ऊपर में क्या है, सबसे नॉर्थ में क्या है, तक्षशिला है। और फिर वहीं से आप किधर को जा पाएंगे, सेंट्रल एशिया को जा पाएंगे। ठीक है, उज्जैन की खासियत यह है कि एक तरीके से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता था। ऊपर को क्या है, उत्तरापथ, नीचे को क्या है, दक्षिणापथ, और दोनों के मध्य में क्या था, उज्जैन अवस्थित था। अगले में देखिए क्या लिख रखा है। इस एक टेबल को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए, बिकॉज इस टेबल से भी बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इस एक टेबल से भी आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस एक टेबल को भी आप लोगों को जानने समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला चीज देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित, जो प्रमुख नगर हैं या उनके अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। पहला चीज जानेंगे कि वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, यहां से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। और ये दोनों जगह कहां पर अवस्थित है, तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, कंधार एग्जाम में बार बार पूछते हैं, कंधार कहां पर है, अफगानिस्तान में है। ये भी एक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन अभी तक लंपक नहीं पूछा हुआ और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस चीज को नोट डाउन करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में कौन सा इनसे संबंधित साइट रहा हुआ है, तो उत्तराखंड में एक बार नोट डाउन कर लेंगे। एक बार पेन का कलर चेंज कर देते हैं, बिकॉज यहां पे भी चीजें क्या है, रेड कलर में ही है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट इट इज गुड टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो शाहबाजगढ़ी मनसेहरा कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कंधार और लंपक अभी का अफगानिस्तान मान लेंगे। ठीक है, तक्षशिला माना जाता है कि भाई कहीं पर आपको ये वर्तमान समय का कश्मीर या पाकिस्तान से संबंधित इलाका भी एक हो सकता है। ठीक है, और उत्तरापथ की ये राजधानी थी। कलसी बार बार एग्जाम में पूछ देते हैं, कलसी कहां पर है, उत्तराखंड में है। इसको शॉर्ट में यूके लिख रहे हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड समझेंगे। ठीक है, टोपरा और मेरठ से भी इसके अभिलेख मिले हुए हैं, उस चीज को ध्यान देंगे। लुम्बिनी जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी भी धार्मिक यात्रा अशोक करता है, और वहां पे भी इसके अभिलेख है। रामपुरवा और लौरिया अरेराज, ये सारी जगह कहां पर हैं, बिहार के चंपारण में है। ये आपसे एग्जाम में पूछ देते हैं। सारनाथ, सारनाथ का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ये बौद्ध धर्म का संपोषक था। और हम लोगों को पता है कि प्राचीन कालखंड में सारनाथ को किस नाम से जाना जाता था, ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था। बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवान बुद्ध को ना, तो पहली बार वो धार्मिक उपदेश कहां पर देते हैं, इसी सारनाथ में देते हैं। कौशाम्बी कहां पर है, कौशाम्बी आपको इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास है। ठीक है, सांची कहां पर है, मध्य प्रदेश है, इस चीज को जानेंगे। उज्जैन तो महाकाल की धरती है, आप लोगों को पता ही है, बार बार उन्होंने बात किया हुआ है कि इस शहर का प्राचीन नाम एक धार भी है। ठीक है, गिर हिल्स कहां पर है, गिरनार है। और इस टेबल को स्टडी करके आप लोग के पास खुद की भी एनसीईआरटी होगी, तो उसमें मार्क करिए कि ये सारी जगहें किन राज्यों से संबंधित हैं। इन सारी जगहों पर कहीं ना कहीं अशोक से संबंधित क्या आपको देखने को मिलते हैं, शिलालेख इत्यादि देखने को मिलते हैं। आगे आ जाइए। नाला सोपारा, जगह का नाम सुना होगा, सोपारा लिख रखा है, कहां है ये, मुंबई के पास है। मुंबई के पास है, दैट मीन्स महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, कलिंग सबको पता है, बट जौगढ़ भी नोट डाउन करेंगे। कलिंग मतलब उड़ीसा हुआ, वहीं पर जौगढ़ भी है। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक इत्यादि जगहों में आ जाइए तो मस्की और ब्रह्मगिरी हो गया। और वहीं आंध्र प्रदेश के तरफ आप चले जाइए तो येरागुड्डी हो गया। ठीक है, तो इन सारे के सारे साइट्स के ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहे हैं,
उनको बोल देते हैं कि भाई बताओ कि वर्तमान समय में अशोक का एक शिलालेख जैसे कलसी हो गया वो कहां पर है, तो आपको बताना है उत्तराखंड है, राइट। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा हो रखा है ना कि शॉर्टकट आइडियाज बहुत काम नहीं आते हैं। अब आपको क्या करने की जरूरत होती है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को पढ़ना होता है, तभी एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि मौर्यन साम्राज्य इत्यादि जो थे ना वो काफी बड़े थे, ठीक है, और जो भी बड़ा साम्राज्य होगा, जो भी बड़े साम्राज्य होंगे, जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ ना कि ऋग्वेदिक कालखंड में सबसे पहली बार हमको राजा देखने को मिलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लोगों के घरों के साइज में इतना अंतर नहीं हमको देखने को मिलता है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि भाई 1 BHK है और किसी ने अंबानियों की तरह एंटालिया बना रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग मानते हैं कि राजा या कोई शासनाध्यक्ष बहुत प्रमुख नहीं होते। ऋग्वेदिक कालखंड में हम लोगों ने देखा हुआ है कि राजा होते थे लेकिन उनका पद आपको वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर होता था। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपका बेटा क्या होगा, राजा हो जाएगा। इसकी अगली कड़ी में क्या होता है, उत्तर वैदिक कालखंड में राजा लोग महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल होते जाते हैं और फिर वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वंशानुगत चीजें हो जाती हैं। इसी कड़ी में अगला जो आपको क्रम आता है उसमें राजा बहुत बड़े हो गए थे महाजनपद कालखंड में, और अब उनको अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता थी। और बड़ी सेना अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए जो बड़े राजा होते थे जिनको सम्राट कहा जाता था, उनको छोटे राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला फैक्ट क्या लिख रखा है, अब चूंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है। उस समय कोई व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना तो नहीं था ना, ई गवर्नेंस का जमाना नहीं था कि आप यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह भेज देंगे। एक आदमी घोड़े पर लेकर के आपका संदेश लेकर के जाएगा, फिर उन चीजों को धीरे धीरे वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यही कारण है कि देखिए लिख रखा है कि मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा था। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग मान करके चलिए कि 70 से 80% हिस्से पर मौर्यन साम्राज्य एक्सटेंडेड था। बस आप छोड़ दीजिए कर्नाटक के नीचे वाले सर्टेन हिस्सों को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए और सुदूर उत्तर के इलाकों को छोड़ दीजिए, तो सारी चीजें आपको मौर्यन साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इतना बड़ा होने के कारण ही जो पाटलिपुत्र और आसपास के इलाके थे वहां तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, और यहां पर जो राजा होते थे वो अधिकारियों की नियुक्ति इत्यादि करते थे, उनको वेतन दिया जाता था। और वेतन किन में दिया जाता था, तो पन में दिया जाता था। और इस चीज को भी जानेंगे कि संदेश वाहक नाम से एक पोस्ट था। संदेश वाहक क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और राजा के जो जासूस होते थे वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अभी के समय में क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, एग्जाम में पूछते हैं किस साल का है, 1988 का है। सरकार ने सीबीआई या अन्य ऐसी आपको संस्थाओं की स्थापना कर रखी है जो सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये चीज मौर्यन प्रशासन पर भी एप्लीकेबल थी। राजा के जासूस क्या करते थे कि अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखता है कि कोई सरकारी अधिकारी कितना भ्रष्ट हो सकता है, कितना घूस ले सकता है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जल में रह करके मछली कितना पानी पी जाती है, सारा जल उसका है, मन करे तो सब पी जाए। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया है कि राजा के जो जासूस होते थे ना, वो जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे। कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी होते थे, जैसे तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से इन पर शासन किया जाता था, हम लोगों ने बात किया हुआ है। और अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखता है ना कि ये जो राजकुमार होते हैं ना, ये केकड़ों की तरह पितृहंता होते हैं। केकड़ों में एक टेंडेंसी होती है कि जब वो बड़े होते हैं तो यूजुअली अपने पिताजी को मार देते हैं। चाणक्य बोलता है कि राजकुमारों को अगर तुमने अपनी सेंट्रल राजधानी में रखा,
केंद्रीय राजधानी में तुमने रखा, तो कब किसके मन में राजा बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए और कब कौन तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके तुम्ही को मार दे, कहा नहीं जा सकता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आप क्या करिए कि जो राजकुमार है उनको छोटे छोटे प्रांतों के गवर्नर बना करके भेज दीजिए। एक तो आपके पास नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि लेट से राजकुमार चरित्र के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको प्रशासन करने नहीं आएगा, राजकाज संभालने नहीं आएगा, तो बहुत बेकार राजा बनेंगे। तो छोटे छोटे प्रांतों के उनको राज्यपाल बना करके उनको प्रशासनिक जिम्मेदारियां दीजिए, और तब जाकर के लॉन्ग रन में वो एक बड़े राजा के तौर पर उभर पाएंगे। जो छोटी छोटी जगह होती थी वहां पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता रहा होगा, ये चीज हम लोग समझ सकते हैं। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, अगले में क्या लिख रखा है इसको देखते हैं। क्या किया जाता था ना कि कर जो है वो नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, और नजराना क्या होता है जिसको हम लोगों ने बात कर रखा है कि वैदिक कालखंड में इसको बलि कहा जाता था, स्वैच्छिक कर। मन किया तो राजा को 2-4 रुपया देंगे, नहीं मन किया तो नहीं देंगे। और अब चूंकि प्रशासन इतना बड़ा हो गया था, इतनी बड़ी आपने सेना रख रखी थी, लास्ट क्लास में उन्होंने बात भी किया कि मौर्यों के पास लगभग 6000 हाथी थे, एक बड़ी सेना थी जिसका संख्या बल लाख से ज्यादा गिना जाता है, कहा जाता है। तो इतने लोगों को अगर आप वेतन देंगे तो दैट मीन्स कि उसके लिए अब आपको जनता से नियमित रूप से कर इकट्ठा करना होगा, जनता के द्वारा दिए गए छोटे मोटे नजरानों से अब आपका गुजारा नहीं होगा। अगला देखिए क्या लिख रखा है, राजधानी में सम्राट। ये हम लोगों को पता है कि जो चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना से। दो शादियां थी, एक हेलिना और दूसरा दुर्धरा। हालांकि एक अपुष्ट खबर के अनुसार, एक अपुष्ट इतिहास के अनुसार इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था नंदिनी। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे, ठीक है, आशिक लोग अभी थोड़े होते हैं, उस समय भी रहे होंगे ना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य समझाते हैं कि ठीक है, एक राष्ट्र के लिए अगर छोटे मोटे आपके व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़े तो त्याग महान हो जाता है। तुम गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लो ठीक है, लेकिन उससे देश का कल्याण नहीं होगा। हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है वहां पर दुश्मन बैठा हुआ है, आपको यूनानी ग्रीक लोग बैठे हुए हैं, उनसे कैसे बचोगे? इसका बेस्ट तरीका यह है कि जो सेल्यूकस निकेटर है, उसकी पुत्री हेलेना से तुम शादी कर लो। अगर तुम उसके दामाद बन गए ना तो कोई अपने दामाद की हत्या थोड़े ना करेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो हेलेना से शादी करता है, और तब सेल्यूकस निकेटर का एक व्यक्ति मेगास्थनीज आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में परमानेंटली प्लेस हो जाता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आपको जानना है। सेल्यूकस निकेटर कहां पर राज करता था? तो एक तरीके से वो सिकंदर के सेनापतियों में से था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके हो गए, वहां से ये रूल करता था। इसकी बेटी हेलेना की शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और ये भी जानेंगे कि भाई इसी का एक व्यक्ति मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कौन सी किताब लिखी है मेगास्थनीज ने? बार बार एग्जाम में पूछते हैं, इंडिका। ठीक है, और चीजें जानेंगे कि इस इंडिका में क्या लिखा हुआ है कि राजा जो है ना वो हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। ठीक है, उसके पास बॉडीगार्ड्स होते थे, और बॉडीगार्ड्स में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी होती थी। इसके अतिरिक्त उनके खाना खाने के पहले नौकर उस खाने को चखते थे। चखने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इस चीज को देख लेना कि भाई खाने में जहर तो नहीं मिला दिया गया। इसके अतिरिक्त जो राजा होता था लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोता था। अगर दुश्मन को पता चल गया कि भाई उसी कमरे में राजा सोते हैं तो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगा, षड्यंत्र होगा। पता चला कि किसी रात को आप सोए अपने बिस्तर पर और जाग रहे हैं यमराज के यहाँ। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि उसके कमरों को बार बार बदल दिया जाता था। अगला देखिए क्या लिख रखा है कि पाटलिपुत्रा, जो आधुनिक पटना का एक पुराना नाम है, उसकी चर्चा भी इंडिका पुस्तक में की गई है। बताया गया है कि ये जो शहर था ये प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर मतलब आपको क्या समझना है? दीवार समझना है।
अगला चीज एग्जाम में पूछते हैं कि जो नगर है उसमें किस चीज से बना हुआ था, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो राजा का महल था वो किस चीज से बना हुआ था, काठ या लकड़ी से बना हुआ था। यही कारण है कि पटना के पास एक जगह है कुम्हरार, यहीं पर अशोक कह लीजिए या चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के आपको अवशेष देखने को मिलते हैं। और उसमें से बहुत सारी चीजें अभी के समय में उनका लोप हो गया है, वो नष्ट हो गई है। क्यों नष्ट हुई है? लकड़ी चाहे कितनी भी मजबूत होगी ना, वो 100 200 300 400 सालों में उसमें क्या होगा, पानी के कारण वो सड़ गल जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर आपने पत्थर से बनाया होता तो चीजें ज्यादा अस्थायी होती। ठीक है, बहरहाल जानेंगे कि जो राजा का महल था वो किस चीज से बना हुआ था, काठ से बना हुआ था। ठीक है, अगला चीज देखेंगे कि अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है ना वो किस भाषा और किस लिपि में है। तो भाषा इस्तेमाल में लाई गई है प्राकृत, और लिपि इस्तेमाल में लाई गई है देवनागरी। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर समझेंगे, लिपि और भाषा के बीच का अंतर। एक तो तरीका हुआ वन ऐसे लिख देने का, एक ये तरीका हुआ, और एक तरीका हुआ ये। ठीक है, जब हम ऐसे लिख रहे हैं तीनों चीजें इंडिकेट किस चीज को कर रही हैं, वन, एक नंबर को इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन वन जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो देवनागरी को इस्तेमाल में ला रहे हैं। ठीक है, और ऐसे इंग्लिश वाला लिख रहे हैं तो रोमन स्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो अभिलेख है उनकी भाषा क्या है, प्राकृत है, क्योंकि आम जनसाधारण की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। और जो लिपि है दैट इज देवनागरी। अगला इंपॉर्टेंट चीज कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है। देखिए क्या लिख रखा है, अशोक खुद लिखता है कि राजा बनने के 8 साल के बाद। राजा कब बना, 273 बीसी। उसका फॉर्मली आपको औपचारिक रूप से इसका राज्याभिषेक कब हुआ है, तो 4 सालों के बाद 269 बीसी। अब देखिए क्या लिख रखा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता, इसमें 8 साल और ऐड कर देंगे तो ये होगा 261 बीसी। एग्जाम में बार बार पूछता है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है, तो ये लड़ा गया है आपको 261 बीसी में। यहां क्या होता है कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मार गिराए जाते हैं, और माना जाता है कि कलिंग में अब लड़ने वाले पुरुषों का संख्या खत्म हो रखा था। अगले दिन अशोक लड़ने जाता है तो देखता है महिलाएं वहां कर की लड़ने के लिए आ रखी हैं, बोलती हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों को मार दिया, अब हम ही लोग बचे हैं, अब हम ही लोग अपने राज्य को डिफेंड करेंगे। इस चीज से अशोक को आत्मग्लानि होती है कि नहीं भाई, महिलाओं से हम नहीं लड़ सकते। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इसी के बाद क्या होता है, वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है और धम्म पालन के प्रति वो क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। एक होता है भेरी घोष, एक होता है धम्म घोष। घोष मतलब क्या होता है, नारा लगाना, स्लोगन जोर जोर से बोलना। भेरी, युद्ध के जो नगाड़े होते थे उनको कहा जाता है भेरी। तो इसी इवेंट के बाद क्या होता है, जो अशोक है ना वो युद्ध को त्याग देता है, वो भेरी घोष मतलब युद्ध करने की नीति को त्याग देता है, और धम्म घोष मतलब अब हम धार्मिक बन के रहेंगे। जो बौद्ध धर्म की बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो भगवान बुद्ध की बेसिक शिक्षाएं हैं, उनका अब हम अनुपालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि अहिंसात्मक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, 261 बीसी याद रखेंगे, और इसके बाद अशोक क्या होता है, बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है। एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा वो बौद्ध भिक्षुक था जिसने दीक्षित किया अशोक को, उसका नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और जो धम्म वर्ड है ये संस्कृत के वर्ड धर्म से ही निकला हुआ। अगला देखिए, बिहार के रामपुरवा, ये कहां पर है, ये चंपारण में है। इस चीज को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यहां से क्या मिला हुआ है, मौर्यकालीन आपको स्तंभ मिला हुआ है, और उसके ऊपर किसको प्लेस किया गया है, वृषभ या बैल को किया गया है। पूछते हैं कि भाई वृषभ स्तंभ कहां मिला हुआ है, तो रामपुरवा, रामपुरवा मतलब चंपारण, और वर्तमान समय में इसको कहां पर रखा गया है, तो वर्तमान समय में इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, अगला चीज कि अशोक का धम्म या अशोक का धर्म क्या था। उसमें किसी देवता की पूजा अथवा किसी विशिष्ट कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक कर्म कांडों की एक तरीके से क्या करता है अशोक, निंदा करता है, और वो बोलता है कि सारे लोग प्रेम भाव से रहें,
एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें, दूसरों के धर्म का सम्मान करें और एक दूसरे के प्रति मन में कोई भी द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि न ले आए। तो ये थीम के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही बीइंग अ राजा उसका भी कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को अच्छी अच्छी बातें बताए। और ये जो अच्छी बातें थी, क्योंकि वो खुद भगवान बुद्ध में आस्था रखता था, तो वो बौद्ध धर्म के उपदेशों से वो सारी चीजें प्रेरित थी। उसने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। बार बार एग्जाम में पूछते हैं धम्म महामात्य किसने की नियुक्ति किसने की? अशोक ने की। और धम्म महामात्य अधिकारी क्या करते थे? उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि आप यहां से स्टेटस लगा देंगे सारे लोग देख लेंगे, ठीक है। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? अपने धम्म महामात्य नामक अधिकारियों को जगह जगह भेजना होगा और जा करके फिर आपके वो धम्म का या धर्म का प्रचार करेंगे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए हैं। ये कलसी वगैरह जो हम लोगों ने बात किया या मास की बात किया, ठीक है, तो वहां पर उसने अपने जो संदेश हैं वो खुदवा दिए। और अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जो लोग पढ़ने लिखने में कैपेबल नहीं है उनको खुद पढ़ करके वो सुनाए, ताकि सारे के सारे लोग अशोक की बातों से अवगत हो सके। लॉजिकल भी है ना कि भाई अशोक ने कुछ लिखवा दिया और एक अनपढ़ आदमी ने क्राइम कमिट किया, अशोक ने कॉलर पकड़ा के बताओ तुमने क्यों किया? वो बोल रहा है कि राजा जी हमको तो पढ़ना ही नहीं आता है। ठीक है, आपने लिखवाया होगा बट हमको पढ़ना नहीं आता है। तो सरकारी अधिकारियों को यह भी बोला गया कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी आपको चीजें बताने की जरूरत है। अगली चीज कि अशोक के धम्म में किस चीज की प्रबलता है? वो कर्मकांडों को क्या करता है? डिनाई करता है। बोलता है कि कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से आपको क्या करना है? अच्छा रहना है। किनके प्रति अच्छा रहना है? दासों और नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करिए, सभी का आदर करिए, बड़ों का आदर करिए, सभी जीवों पर दया दिखाइए और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बावजूद ब्राह्मणों का वो यथेष्ट सम्मान करता था। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि उसने लिख रखा है कि ब्राह्मणों को दान दीजिए। और ये वर्ड श्रमण जानते हैं किनको बोलते हैं? श्रमण बोलते हैं ऐसे लोग जो वेद विरोधी धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिनकी वेदों में आस्था नहीं थी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है ना कि उस समय गैंजेटिक बेसिन में, गंगा की घाटी में 60 से ज्यादा बाबा लोग एक्टिव थे। उन्हीं में से दो ज्यादा पॉपुलर बाबा लोग हो गए। कौन? भगवान बुद्ध हो गए या महावीर स्वामी हो गए। सोचिए ना कि अभी के समय में जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये लोग बहुत पॉपुलर है, लेकिन दूसरे बाबा लोग भी हैं ना। तो बाबा लोगों की संख्या 60+ थी। उन बाबाओं को जो वेदों में आस्था नहीं रखते थे उनको कहा जाता था श्रमण। एक तरीके से देखिए तो भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी श्रमण के तौर पर ही आप उनको ट्रीट करेंगे। और इस चीज को भी जान रहे होंगे कि अशोक जो कि ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण धर्म में आस्था नहीं रखता था, जो ब्राह्मण धर्म को या सनातन धर्म में आस्था नहीं रखता था, फिर भी ब्राह्मणों के प्रति वो दुराभाव से ग्रस्त नहीं था। उसने क्लियरली बोल रखा है कि सबको डोनेट करिए। जो भी संत आपके पास आ रहा है ना, वो कबीरदास जी बोल के गए ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो कोई सा भी साधु आपके पास आ रहा है, चाहे वो जैनी साधु हुए, चाहे वो बुद्धिस्ट हुए, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हुए, आजीवक सेक्ट से संबंधित हुए, सबका आपको यथेष्ट सम्मान करना चाहिए। अपने धम्म की प्रशंसा और दूसरों के धम्म का निरादर करना, दोनों ही बातें गलत है। आज के समय में लोग अगर इस अशोक की कही हुई बात के ऊपर केवल अमल कर लेना, दुनिया यकीन मानिए रहने के लिए 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लोग अभी क्या करने में लगे होते हैं कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, अपने धर्म की केवल प्रशंसा करते हैं, दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं। इस एक आप कुप्रथा से बचिए, देखिए कि दुनिया रहने के लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। अगला देखिए, आधुनिक भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है, एक तरीके से कहा जा सकता है ब्राह्मी लिपि है। और बहुत सी लिपियां आज के समय में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, आरंभिक ब्राह्मी देख सकते हैं, औ को इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इस चैप्टर का जो आखिरी फैक्ट है, उस आखिरी फैक्ट को एक बार हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है।
2400 साल पहले आज से चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करना शुरू किया। कहा जाता है ना कि अंतरिक्ष से जो मानव निर्मित चीज दिखती है वो चीन की दीवार है। ठीक है, किन शी हुआंग माना जाता है कि इस व्यक्ति ने प्रारंभ किया चीन की दीवार का निर्माण। और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। उत्तरी सीमा मतलब चीन के ऊपर मैप में जाकर के देखेंगे तो क्या होगा? मंगोलिया। मंगोलिया के लोगों को क्या कहते हैं? मंगोल। तो एक तरीके से मंगोल लोग बार बार आक्रमण करते थे चीन के ऊपर। चंगेज खान क्या था? वो मंगोल था। तो इसी से बचने के लिए चीन की इस दीवार का निर्माण कराया गया। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई इस राजा का नाम पूछ लेंगे, किन शी हुआंग, या कितने साल पहले इसका निर्माण प्रारंभ किया गया है? तो 2400 साल पहले। और अगले 2000 सालों तक निर्माण कार्य चलता रहा। ठीक है, इसको आक्रमणकारी तोड़ देते थे, फिर इसको बनाया जाता था। तो इतनी ही चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। इससे संबंधित एमसीक्यू भी हम लोगों ने करा रखा है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इज इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में।